विद्यार्थियों नमस्कार। हिंदी साहित्य का सिलसिला चल रहा था और बीच में कुछ अदर वीडियो भी हमने अपलोड किए थे। लेकिन हमारा जो सिलसिला है वो यूजीसी नेट के साथ चलता रहेगा और हम लगातार कुछ न कुछ वीडियो डालते रहेंगे आपके लिए और मोटिवेट करते रहेंगे। बी पॉजिटिव रहिए और लगातार कॉन्सिस्टेंसी के साथ अपना काम करते रहिए। निरंतरता बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए। और जो एक अपने काम या अपने अपने लक्ष्य का जो एक खास तरह का तजुर्बा होता है, उस तजुर्बे को और उस अनुभव को हमेशा अर्जित करने की जरूरत होती है। वो कई बार होता है ना कि एक पत्थर को तोड़ने में हम न जाने कितने हथौड़े उस पर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो अंतिम में जाके टूटता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि बाकी जो हमने पहले हथौड़े डाले थे उस पर जो श्रम किया था, मेहनत किया था, वो ऐसे ऐसे ही था, जाया गया था। उन सब का योगदान है, क्योंकि कलेक्टिव एफर्ट इज गिव अ सक्सेस। कंटिन्यूस वर्कआउट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी अचीवमेंट ऑफ आवर लाइफ। तो उस सब चीज़ों के लिए कितनी सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। हम अभी बात करेंगे हिंदी नाटक का विकास। नाटक और रंगमंच की जब हम बात करते हैं, नाटक मतलब नाटक की हमेशा दो तरह की चीजें चलती है नाटक में। एक तो लिखा हुआ और दूसरा होता है उसका मंचन। जैसे होता है ना कि फिल्म की जो कहानी बन लिखी जाती है फिर उसके बाद फिल्म बनाई जाती है, तो दोनों किस प्रकार से एक बिल्कुल डिफरेंट वे ऑफ प्रोसेस में आती है। तो नाटक के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। और हमारे भारत में तो जितनी सारी विविधताएं रही हैं, हर राज्य की, हर समाज की अपनी विविधताएं, और वहां पर जो लोक की परंपरा रही है उसमें नाटक और रंगमंच का बड़ा महत्व रहा है। और उसको किसी न किसी रूप में एक महत्वपूर्ण परंपरा के रूप में, एक महत्वपूर्ण उपादान के रूप में हमेशा इस्तेमाल किया गया है। और वो कहीं न कहीं जो श्रमजीवी जो वर्ग रहा है, जो वर्किंग जो क्लास रहा है, वो हमेशा कहते हैं ना उसके पास काम करने को बहुत था, तो फिर थकान कैसे मिटाई जाए, मनोरंजन कैसे किया जाए, उन सारी चीज़ों के लिए भी, फिर ज्ञान की परंपरा के लिए भी, तमाम मूल्यों को जानने समझने के लिहाज से रंगमंच का बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। मैंने कहा ना सिर्फ हिंदी की ही बात नहीं बल्कि बाकी चीज़ों की भी बात करेंगे तो रंगमंच आपको बहुत कुछ देता हुआ चलता नजर आएगा। और हिंदी में अगर आधुनिक रंगमंच की बात करें तो भारतेंदु जी से शुरू होती है। आपको पता ही है भारतेंदु का जन्म 1850 में हुआ था और 1885 में उनकी मृत्यु हो जाती है। मात्र 35 वर्ष की जिंदगी मिली थी उन्हें। तो भारतेंदु जी की हम बात करें तो उन्हें मात्र 35 ईयर ओल्ड इतनी ही जिंदगी मिली, लेकिन उसमें जो अद्भुत काम किया उन्होंने। और शुरुआती दौर था तो जो नाटक की जो महत्वपूर्ण चीजें होती है कई बार नहीं थी उसमें, लेकिन बाद में वो धीरे धीरे इसमें आती रहती है। अब देखिए सबसे पहले क्या है, प्राणचंद्र चौहान कृत रामायण महाभारत महानाटक 1610 में, कवि उदयकृत हनुमान नाटक 1840 में, अध्यात्म के तथा ये नाटक रचनाएं नहीं है। देखिए कि मैंने कहा नहीं कि हमारा जो आधुनिक जो लेखन साहित्य रहा है उसमें रामायण महाभारत ने, जो प्राचीन जो साहित्य जो कथाएं थी उनका प्रभाव रहा है हमेशा, क्योंकि उन्हीं का इफेक्ट समाज में रहा है। और सामाजिक चेतना जब उसी से निर्मित हो रही थी तो जाहिर सी बात है कि उसका प्रभाव सब तरफ नजर आएगा आपको। और कहीं ना कहीं जो आरंभिक प्रेमचंद के पहले की कहानियां भी पढ़ेंगे आप तो उसमें भी नजर आता है। फिर हमारे घर आस पड़ोस में जब हमारे बड़े बुजुर्ग बातें करते हैं तो आप जानते हैं उसमें भी तमाम पुरानी कहानियां आती है। कृष्ण की कहानी आती है, सुदामा की कहानी आती है। इन रामायण और महाभारत की जो तमाम लोक कहानियां, फोक कहानियां हैं, जो दंत कथाएं जिनको कहते हैं, उनके माध्यम से कहीं ना कहीं ये लोग अपनी बात कह रहे थे। और ये सिलसिला समझिए कि बहुत लंबे समय तक चलता रहा और आज भी चलता है। लोक की परंपराओं में आप जाएंगे, चाहे मैंने कहा नहीं, चाहे पंजाबी में जाओ, चाहे गुजराती में जाओ, चाहे कन्नड़ में जाओ, तमिल में जाओ, हर लोक का अपना एक समृद्ध वितान रहा है और उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो ठीक है, तो हमने कहा ना कि यहाँ पर भी ये सारी चीजें उन कथाओं में, उन कहानियों में, उस कहने के लहजे में नजर आती है। और भारतेंदु के पिता जो गोपाल चंद गिरधर दास ने नहुष 1857, गणेश कवि ने प्रद्युम्न विजय 1863 में लिखा था।
शीतला प्रसाद त्रिपाठी ने जानकी मंगल 1868 में नाटक लिखे थे। लेकिन भारतेंदु ने 1868 में विद्या सुंदर नाटक प्रकाशित हुआ, जो संस्कृत के चोर पंचिका का हिंदी अनुवाद है। क्योंकि देखिए, भारतेंदु ने बांग्ला और हिंदी संस्कृत से बहुत सारा अनुवाद किया था। और मैंने कहा ना कि भारतेंदु एक समृद्ध परिवार से आते थे, तो इसलिए उन्हें आर्थिक तमाम तरह की दिक्कतों का सामना नहीं करा, और परिवार में ज्ञान की परंपरा रही, इसलिए उनकी रुचि शुरू से ही उसमें रही। इस लिहाज से भी मतलब उन्हें हर तरह से पॉजिटिव एक एटमॉस्फेयर मिलता है फैमिली में, तो उससे लगातार उनकी जो रचनात्मकता थी, उनकी जो क्रिएटिविटी थी, वो लगातार बढ़ती चली गई, या कह सकते हैं कि उस क्षेत्र में वो इस प्रकार के तमाम प्रयोग कर पाए। अब देखिए, रंगमंच की जो परंपरा थी, अगर भारतेंदु के ज़माने की बात करें तो ज़ाहिर-सी बात है, उसमें तो हमारे यहाँ पर आपको मालूम ही है, अंग्रेज हुकूमत थी। तो उसको कॉलोनियल ट्रेडिशन कहते हैं, और अंग्रेजों के अपने एक थिएटर हुआ करते थे यहाँ पर, और उसमें आपको मालूम है कि सिर्फ़ उन्हीं के लिए प्रवेश था। भारतीय लोगों को उसमें एंट्री नहीं थी, और भारतीय लोगों में भी अगर एंट्री थी, तो जो उस ज़माने के जो राजा महाराजा थे, कुलीन लोग थे, उनके लिए कुछ एंट्री रही होगी। बाकी आम आदमी के लिए अंग्रेजों ने मतलब जिस प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन किया हिंदुस्तान में, वो अजीब ही है। आज भले ही वो लोग तमाम आधुनिकता और मॉडर्निटी की बात करें, दुनिया में कल्याण की बात करें, और समाज सेवा की और शिक्षा की तमाम चीजें बात करें, लेकिन जिस तरह से उन्होंने दुनिया को चूसा, खून चूसा, और जिस प्रकार से भेदभाव किया, वो एक मतलब अजीब ही था वो। मतलब जब शोषण करने की जो एक मध्यकालीन जो प्रवृत्तियां रही है, वो बड़ी खतरनाक रही है। तो उन सारी चीजों को भी समझने की आवश्यकता है। तो मैंने कहा ना कि उस तरह से रंगमंच नहीं था आधुनिक काल में, मतलब प्राचीन काल में था। संस्कृत साहित्य में पूरा नजर आता है, और जो पूरा बाकी पांचवी छठी आज सातवीं शताब्दी के बाद से लगा करके समझिए कि 18वीं शताब्दी तक लगभग भारत में रंगमंच या नाटक का कोई उस तरह से इफेक्ट नजर नहीं आता आपको। नाटक के लिहाज से उस समय पूरा शून्य नजर आता है आपको। फिर आधुनिक काल में आकर के नाटक वेस्टर्न कल्चर का, फिर हम जब भारतेंदु की बात से देखेंगे तब सबको नजर आता है, फिर प्रसाद के यहाँ पर नजर आता है, फिर बाकी बहुत सारे नाटककार आते हैं हमारे यहाँ पर, और वो सारी चीजें धीरे धीरे एक शेप में नजर आने लगती। तो ये सारी चीजें आती है। लेकिन लोक की जो परंपरा रही है, उसमें हमेशा नाटक और रंगमंच का बहुत ज्यादा इफेक्ट रहा है। और मैंने कहा ना, चाहे मनोरंजन की बात हो, चाहे ज्ञान परंपरा की बात हो, चाहे बाकी कल्चरल की बात हो, उस लिहाज से अगर हम समझेंगे, जो आजकल इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन की जो बात की जा रही है, अगर उस सारी लिहाज से अगर हम देखेंगे, तो नाटक की परंपराएं बहुत समृद्ध रही है हमारे यहाँ। चाहे छत्तीसगढ़ में हबीब तनवीर साहब थे, उन्होंने भारी प्रयोग किया, और मतलब एक अलग ही उन्होंने पूरा नाटक को अलग आयाम दिया। कन्नड़ साहित्य में है, मराठी साहित्य में है, तेंदुलकर साहब थे मराठी साहित्य में, अमोल पालेकर जो खुद रंगमंच से आते हैं, बड़े एक्टर हैं, आप जानते ही होंगे उनके बारे में। कन्नड़ में गिरीश कर्नाड से लेकर तमाम लोग थे यहाँ पर, तमिल में भी है, पंजाबी में तमाम बड़े बड़े कलाकार हुए हैं। तो ये सब मतलब आज की बात कर रहा हूँ मैं। तो पुरानी जो परंपराएं रही, लोक परंपराएं रही, उन्होंने उन लोक परंपराओं को ही मॉडिफाई करके आधुनिक संदर्भ में, आधुनिक कंटेंट में समझने और समझाने का प्रयास किया है। तो मैंने कहा ना कि परंपरा और उन सारी चीजों की अगर हमें जानकारी होगी, तो शायद हम चीजों का मूल्यांकन अच्छा कर पाएंगे। नहीं तो सिर्फ एक पुस्तकीय आधार पर अगर हम करेंगे, हमारे यहाँ राजस्थान में गिरीश कोठारी ने काम किया, विजयदान देथा साहब थे, बड़े कहानीकार थे, उनकी रचनाओं में सारी चीजें मिलती है। फिर जयपुर में जो जयपुर जवाहर कला केंद्र है, वहाँ पे तमाम नाटक होते रहते हैं, वो सरकार का है। भोपाल में है भारत भवन, जो अशोक वाजपेयी जी ने उस जमाने में स्थापित करवाया था। तो इस प्रकार के तमाम संसाधन है, तमाम चीजें हैं, लोक कला की पूरी परंपरा है, लोक कला मंडल है उदयपुर में, उस पर लगातार इस तरह के काम होते रहते हैं। तो ये जो सारी चीजें, उनको भी समझने की आवश्यकता है। मैंने कहा ना कि व्यवहारिक चीजें अगर हम समझेंगे, तो शायद हमारा दिमाग खुलता चला जाएगा। भारतेंदु ने हिंदी में मौलिक नाटकों की ही रचना नहीं की, बल्कि भाषा के लिहाज से भी उन्होंने काम किया, अनुवाद भी किया। नाटक उनका देखिए, नाटक नामक आलोचनात्मक रचना में नाट्य कला के तत्वों का उल्लेख करते हुए नाटककारों को दिशा निर्देश दिया, जिसमें वे जन रुचि के अनुकूल नाटकों की रचना कर सके। उन्होंने युगीन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ऐसे नाटकों की रचना का मार्ग प्रशस्त किया, जो भारतीय एवं पाश्चात्य नाट्य कला का समन्वय करने की बात करते हैं। मैंने कहा ना कि पूर्व और पश्चिम का समन्वय की बात भी की जाती है। क्योंकि
पश्चिम की नाटक परंपरा हमने बताया ना कि ट्रेजेडी वाली है। शेक्सपियर की जब हम बात करते हैं तो किस प्रकार से त्रासदी की बात करता है, पीड़ा की बात करता है। हमारे यहाँ पर सिर्फ सुखात्मा की बात की जाती है। कालिदास के नाटक पढ़ेंगे आप तो सुख की बात की जाती है सब। तो वो पूर्व और पश्चिम के समन्वय की बात बार बार करते हुए भारतेंदु इस बात की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से हम दोनों में एक सामंजस्य बिठाएंगे कि मतलब भारतीय जो शिल्प भाषा को लेंगे, कहानियां लेंगे आगे, लेकिन उसमें आधुनिक जीवन के जो तमाम अंतर विरोध है, जो कॉन्ट्राडिक्शन है, उनको किस प्रकार से हम डिफाइन कर रहे हैं, वो भी अपने आप में एक बड़ा सवाल होता है हमेशा। अगर हम उन सारी चीजों को समझ पा रहे हैं या उन पर हम बातचीत कर पा रहे हैं, तो समझिए कि हम कहीं कहीं उन सारी चीजों को एड्रेस कर पा रहे हैं जिनकी आवश्यकता है। क्योंकि भारतेंदु के समय में मैंने कहा ना कि एक तरफ वो अंग्रेज राज की प्रशंसा भी करते हैं और भारतीय सामंतवाद की भी प्रशंसा करते हुए नजर आते हैं, लेकिन कहीं की उसकी वास्तविकताओं को भी लगातार उजागर करने का काम कर रहे थे। ये भी समझने वाली बात है। तो भारतेंदु इन सारी चीजों को समझते थे। ठीक है। अब देखिए भारतेंदु के नाटक को अगर समझेंगे तो भारतेंदु युग क्या 1857 से 1900 तक का समय है। फिर प्रसाद का युग है 1900 से 1950 तक का है। प्रसाद के बाद का 50 से बाद का समय है। तो भारतेंदु 1857 में 1900 तक की बात बता रहे हैं हम, है ना। हमने कहा ना कि उनका समय वही है भाई। और 1857 की क्रांति आपको याद ही है, उसमें क्या क्या होता है। और अंग्रेजों ने किस प्रकार से उस विद्रोह को कुचल कर फेंक दिया था। और उसका परिणाम क्या होता है? उसका परिणाम ये होता है कि फिर बाद में जाकर के 1947 में जाकर के भारत आजाद होता है। और तब तक वैश्विक स्तर पर बहुत सारी चीजों में परिवर्तन हो चुका था, आपको मालूम है। आधुनिकता का आगमन एक तरफ से आ चुका था और जो सूरज जो कभी डूबने वाला नहीं था ब्रिटिश एम्पायर का, वो धीरे धीरे डूबने लगा था। अंग्रेज एक समय सोचते थे कि मतलब हमारा साम्राज्य तो हमेशा कायम है, हम तो हमेशा रहेंगे इस दुनिया में और हमें कोई उखाड़ नहीं सकता है। लेकिन कहता है ना कि जब परिस्थितियां बदलती है, जब समय बदलता है, तो बड़ी बड़ी चीजें भी शक्तिहीन हो जाती है, वो भी शून्य हो जाती है। तो आज तो सबाल्टर्न डिस्कोर्स का जमाना है। उस लिहाज से अगर समझेंगे तो उस पर हम बाद में बातचीत करेंगे। देखिए भारतेंदु पर बातचीत कर रहे थे हम। भारतेंदु ने मौलिक, मैंने कहा ना कि मौलिक नाटक लिखे उन्होंने और अनुवाद भी बहुत सारा किया उन्होंने। और दूसरी भाषाओं के जो तमाम अच्छे नाटक थे उन्होंने अनुवाद करने का काम किया था। मुख्यतः बांग्ला, संस्कृत, अंग्रेजी भाषाओं की कृतियों पर आधारित थे। मैंने कहा उनको 3 भाषाएं आती थी, बांग्ला, संस्कृत और अंग्रेजी से किया। तो उस दृष्टि से भी मतलब जब बहुत सारी भाषाएं आप जानते होते हैं तो मतलब आपका साहित्य और समझ का स्तर भी बहुत गहरा होता है। आप अलग अलग परंपराओं को, अलग अलग चीजों को समझ रहे होते हैं और उसका जो परिणाम होता है वो अपने आप में अद्भुत होता है। तो भारतेंदु एक तो प्रतिभाशाली थे, फिर उन्हें बाकी तमाम चीजों का ज्ञान था, इसलिए से भी बहुत सारी चीजें उनके आती रहती है। ठीक है। देखिए विद्या सुंदर 1868 में संस्कृत की चोर पंचिका का अनुवाद, बांग्ला की बांग्ला संस्करण का अनुवाद, मतलब वो पहले संस्कृत से बांग्ला में, बांग्ला से हिंदी में किया था उन्होंने। ठीक है, 1868 में कर दिया था, मात्र 18 वर्ष की उम्र में। 50 में जन्म हुआ था उनका और उसमें मात्र उनकी उम्र 18 साल की थी। ठीक। रत्नावली 1868 में संस्कृत से अनुवाद किया। फिर धनंजय विजय 1873 में संस्कृत से, कर्पूर मंजरी 1875 में संस्कृत से, पाखंड विडंबन 1872 में संस्कृत के, प्रबोधन चंद्रोदय के तीसरे अंक का अनुवाद है। मुद्रा राक्षस 1878 में, ये विशाख दत्त जो संस्कृत के बड़े नाटककार थे, आप जानते ही होंगे, उनका हिंदी में अनुवाद किया उस नाटक का। फिर दुर्लभ बंधु 1880, अंग्रेजी नाटककार शेक्सपियर का मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद किया उन्होंने। बाद में रांगे राघव इन लोगों ने किया था वापस। ठीक है। तो हमने कहा ना कि बांग्ला से, संस्कृत से और अंग्रेजी से अनुवाद करने वाले कौन थे? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे। इसलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र को समझने की आवश्यकता है। अगर उस परंपरा को आप समझ जाएंगे तो बहुत सारी चीजें अपने आप समझने में हमारे लिए आसानी हो जाएगी। उसके अलावा देखिए उनके मौलिक नाटक कौन कौन से, मौलिक नाटक भी बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने कहा ना कि देखिए जब आप जैसे आधुनिक हिंदी में जो बड़े रचनाकार है, चाहे नामवर सिंह है, चाहे रामविलास शर्मा ने बड़ा भारी अनुवाद किया है। रामविलास शर्मा खुद अंग्रेजी के प्रोफेसर से। इसलिए देखिए सिर्फ हिंदी पढ़ करके हम आगे नहीं बढ़ सकते, ये भी ध्यान रखिए। अगर हमें दूसरी भाषाओं का ज्ञान होगा तभी हम जिंदगी में ग्रोथ कर सकते हैं। बाकी भले हमें सरकारी नौकरी मिल जाए, सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, अच्छी बात है, बहुत जरूरी है वो, लेकिन हम सिर्फ
उन हिंदी विभागों की कुर्सियों के पीछे ही चक्कर लगाते रह जाएंगे और हम समझेंगे कि अगर हम नौकरी पा गए और डिपार्टमेंट के एचओडी बन के मतलब ज्ञान सारा हमारे पास आ गया बस, उससे सिर्फ उससे काम नहीं चलने वाला है। सहजता सरलता के साथ हम कितना सीख सकते हैं, कितना अपने आप को विस्तार दे सकते हैं, उन सारी चीजों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। उन सारी चीजों को ग्रहण करके समझ करके ही हम जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए कुपमंडुता, जड़ता और बेकार किस्म का ईगो से बाहर रहना चाहिए, स्वाभिमान का ईगो होना चाहिए। इसलिए व्यवहारिकताएं सीखने की आवश्यकता है। अब भारतेंदु के जो मौलिक नाटक है उसमें कौन कौन से हैं? वेदी की हिंसा, हिंसा न भवति 73 में आया था, 1873 में, ध्यान रखिएगा। सत्य हरिश्चंद्र 1875 में, श्री चंद्रावली 1876 नाटिका है। विशेष विश्वोत्तम 1876, भाण, भाण मतलब इसमें मस्ती, इंसल्ट करने का कुछ काम होता है। भारत दूरदशा नाट्य रासक है वो 1880 में। नील देवी 1881 में, गीति रूपक है, मतलब इसको गाया जाने वाला है वो। अंधेर नगरी 1881 में, आप जानते हैं, प्रोफेसर यानी कि हंसी मजाक करना, उसमें मस्ती बहुत ज्यादा एलिमेंट होता है उसके अंदर। अंधेर नगरी। सती प्रताप 1883 में, गीति रूपक। प्रेम जोगिनी 1875 में, नाटिका। और भारत जननी 1877 में, नाट्य गीत है। अब देखिए, फिर दूसरा है कि उनके नाटक में ऐसा नहीं कि एक ही तरह के विषय को लगातार लिख रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। अलग अलग विषयों को अलग अलग तरह से उन्होंने डिफाइन करने का बहुत अच्छा काम किया है। बड़ा राइटर या बड़ा रचनाकार वो होता है जो अलग अलग विषयों को बड़ी शिद्दत के साथ साध सकता है। सिर्फ एक ही विषय पर एक ही नैरेटिव के साथ लिखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो तो कहेंगे लोग कि कॉपी पेस्ट किया होगा ऐसे। आपने कोई मौलिक चिंतन या कुछ नई बात कहने का उपक्रम नहीं किया है। और जब तक हम कोई नई बात कहने का उपक्रम नहीं करते हैं, नए विचार को स्थापित करने का उपक्रम नहीं करेंगे, तब तक सिर्फ उन्हीं बातों को दोहराने से दोहराने से दोहराने से दोहराने से कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है। तो वैदिक की हिंसा, हिंसा न भवति, उन्होंने धर्म के नाम पर होने वाली पशु बलि की जो चीजें होती है उनको उसमें दर्ज किया है, विरोध किया है। विशेष विश्वोदम में उन्होंने देशी राजाओं की दुर्दशा, मतलब जो हमारे राजा थे उनकी दुर्दशा क्यों हो रही थी, क्योंकि वो भोग विलास में डूबे हुए थे, रनिवासों में ही रहते थे, आपस की उनकी रंजिशें थी, उसमें झगड़ रहे थे, है ना। तो भाई, एक तरफ आप जनता की बात कर रहे हैं, लेकिन आपको अपने राज के लिए, अपनी कुर्सी के लिए और अपनी आपसी जो राजमहल की जो झगड़े हैं, राजगद्दी के जो झगड़े हैं, औरतों को लेकर जो झगड़े हैं, उनमें डूबे हुए हैं। आप क्या समाज सेवा करेंगे और क्या आप बेहतर चीजें देंगे? अभी हम पिछले दिनों, आपने पता होगा, उदयपुर में जो मेवाड़, जो हमारा बड़ा एक महत्वपूर्ण राज्य रहा है और आजादी के बाद हिंदुस्तान में भारतीय गणतंत्र में शामिल होता है, वहां के जो दोनों भाई थे उनमें कुछ झगड़ा हो गया था और प्रॉपर्टी को लेकर कुछ कोर्ट केस चल रहा है और आपस में लड़ रहे हैं, मतलब दूसरे को उस लेक सिटी पैलेस में आने ही नहीं दे रहे हैं। लोग समझा रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, लेकिन किससे कोई मतलब नहीं है। तो असल में झगड़ा पावर का है भाई। असल में झगड़ा पावर का है भाई, कि छोटा भाई को गद्दी मिल गया, पावर मिल गया, इसलिए बड़ा भाई तो बाहर है, तो उसको कुछ मिला नहीं, तो वो कहता, वो कह रहा है कि भाई हमें बड़ा सम्मान पूर्वक दीजिए हमारा हिस्सा। लेकिन छोटा भाई देने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसके पिता ने सब कुछ उसके नाम पर कर दिया था। वो कोई पुराना कोई विवाद है उनका। ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो राजा या बड़े जो लोग हैं उनके झगड़े, उनके अलग तरह के झगड़े होते हैं और उनके झगड़ों के पीछे हम जो सामान्य आदमी, वो अपने आप को इमोशनल कर देते हैं कि अरे, जबकि उनकी जो रंजिशें हैं, उनके स्वार्थ बड़े अजीब किस्म के। उनके बच्चे अमेरिका में पढ़ते हैं, लंदन में घूम रहे हैं, हम तो अभी ठीक से हिंदुस्तान भी नहीं देखा है हमने तो, और हमारे पास तो बेसिक रिक्रूटमेंट भी नहीं है। तो उनके प्रति इतना इमोशन होने की जरूरत नहीं है। वो बड़े लोग हैं, मैंने कहा उनके पास सब कुछ है, सब सुविधा है, पावर है, पोजीशन है। वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, किसी भी कोर्ट में जाकर लड़ सकते हो, लड़ रहे हैं, और हमारी एक सामान्य कोर्ट में लड़ने की औकात भी नहीं है। तो उस रियलिटी को समझने की आवश्यकता है और प्रवाह के साथ बहने की आवश्यकता नहीं है। सच्चाई को सुनने और समझने की आवश्यकता है। ठीक है। फिर भारत दुर्दशा में अंग्रेजों ने किस तरह से कर रखा उसको किया है। नील देवी ने स्त्री की पीड़ा है अंधेर नगरी में
शासन के भ्रष्टाचार को व्यक्त किया है। तो इस प्रकार से ये सारी चीजें हैं। फिर शुरू में मैंने कहा नहीं, एक सुधारवादी जो आदर्शवाद जिसकी हम बात करते हैं, जो भारतेंदु के बाद मेरे उपन्यास में हम लोग देखते हैं बाद में। तो इस तरह से इन सारी चीजों को किया, और एक खास तरह की मैंने कहा ना भाषा को लेकर के भी उस तरह की बातें रही उसमें। और उन्होंने संस्कृत नाट्य कला के साथ साथ पाश्चात्य नाट्य कला के समन्वय की बात कही भारतेंदु जी से। भारतेंदु काल के प्रमुख नाटककार कौन कौन है? लाला श्रीनिवास दास, राधा कृष्ण दास, बालकृष्ण भट्ट, राधाचरण गोस्वामी, गोपाल राम गहबरी, किशोरी लाल गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र और जी बी श्रीवास्तव। देखिए ये लोग नाटककार भी है, निबंधकार भी है ना। तो इस तरह की विविधता और इस तरह का वैविध्य उस दौर के तमाम रचनाकारों की रचनाओं में अगर हम देखेंगे तो हमें मिल जाएगा कहीं ना कहीं। लाला श्रीनिवास दास की 4 नाटक है, श्री प्रहलाद चरित्र, सप्ताह संवरण, रणधीर प्रेम मोहिनी, संयोगिता स्वयंवर। इसमें रणधीर प्रेम मोहिनी 1877 उत्कृष्ट कोटि की रचना है। और इस नाटक में किस प्रकार से शौर्य के बल पर अपनी प्रेमिकाओं को प्राप्त करता है। संयोगिता स्वयंवर उनका ऐतिहासिक नाटक है ना। संयोगिता और जो पृथ्वीराज चौहान की बात की जाती है ना, वही वाली उस ऐतिहासिक चीज को लिया उन्होंने। फिर राधा कृष्ण दास भारतेंदु जी के एक अन्य लोकप्रिय नाटककार माने जाते हैं। उनके नाटक है महारानी पद्मावती, धर्मालाप, महाराणा प्रताप 1897 तथा दुखिनी बाला। इसमें महाराणा प्रताप उनका सर्वश्रेष्ठ नाटक है। आपको पता ही है महाराणा प्रताप उदयपुर राजवंश के एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजा रहे उस दौर के। और लगातार कहा जाता है कि मुगलों के खिलाफ लड़ते रहे। और हल्दी घाटी का जो युद्ध होता है 1527 में, नहीं 1527 में तो होता है ये खानवा का युद्ध होता है बाबर और राणा सांगा के बीच में। उससे पहले होता है 1576 के आसपास की होता है शायद, कंफर्म डेट मेरे को याद नहीं आ रहा है। हल्दी घाटी का युद्ध कहा जाता है उसको। और उसमें इत्तेफाक देखिए कि महाराणा प्रताप के जो सेनापति थे वो मुस्लिम थे, और अकबर के जो सेनापति थे वो कौन थे? कौन थे? वो थे जो राणा प्रताप के भाई थे। तो ये सत्ता की लड़ाइयाँ थी और अलग तरीके से चल रही थी। खांडवा का युद्ध होता है बाबर और राणा सांगा के बीच में, आपको मालूम ही है। जब बाबर उसके बाद ही तो हिंदुस्तान का राजा बनता है ना भाई, 1527 में। और 1530 में तो उसकी मृत्यु हो जाती है बाद में, फिर हुमायूं उसका बेटा बनता है। तो हाँ 1576 में युद्ध होता है वो, खान हल्दी घाटी का युद्ध। और बाद में 1597 में महाराणा प्रताप साहब की मृत्यु हो जाती है। और 1605 में अकबर की मृत्यु होती है। ठीक है। तो ये ऐतिहासिक चीजें उस पर बाद में बात करेंगे हम लोग। लेकिन राणा प्रताप साहब का अपना एक अलग रुतबा रहा है, और स्वाभिमान के साथ कैसे जी करके, और साथ खास तौर से उनकी सेनाओं में जो तमाम लोग थे आपको पता ही है, जो भील थे, मीणा लोग थे, मतलब जो सामान्य कम्युनिटी के लोगों को उन्होंने बड़ा स्थान दिया। और उन्होंने बकायदा मतलब राज चिन्ह में स्थान दिया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो इन सारी चीजों को समझने की आवश्यकता है, तभी हम समझ पाएंगे कि भारत के इतिहास की जो विविधता है, और बाद में कैसे लोगों ने उसको मतलब डिस्प्यूट किया है, तमाम तरह की चीजों में डाला, वो अलग बात है। तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पर। फिर बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नाटकों में दमयंती स्वयंवर है, व्रणलता है, वेणी संहार है, कालिराज की सभा है, शिक्षा दान, रेल का विकट खेल, बाल विवाह आदि नाटक उनके प्रसिद्ध है। फिर राधाचरण गोस्वामी बहुत महत्वपूर्ण नाटककार, और प्रहसन मतलब होता है इसमें हंसी मजाक, हमने कहा कि मस्ती करने वाली बात है, इसमें व्यंग्य भी होता है, मस्ती भी होती है। तन मन धन गोसाई जी के अर्पण तुलसी पर लिखा हुआ है। बूढ़े मुंह मुहासे लोग देखे तमाशे, प्रथम नाटक में धर्म गुरुओं की पोल खोली गई है। आजकल आपको पता ही है ना कितने सारे धर्म गुरु हैं, और उनके न जाने कितने भक्त हैं जो उनके लिए कुछ भी करने को तैयार है। टीवी खोलिए, मोबाइल खोलिए, जहां भी देखिए उनकी कथाएं चल रही है, और लाखों करोड़ों रुपए का खर्चा उन कथाओं का, लेकिन लोग कर रहे हैं। और आसाराम से लेकर तमाम लोगों को देखिए आप, किस प्रकार से इसके पीछे क्या प्रपंच चलाते हैं, किस प्रकार से शोषण का एक पूरा तंत्र चलता है, उसको भी हमें समझने की आवश्यकता है। धर्म के इतिहास को अगर आप समझेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएगी।
देखिए, सिर्फ आंखें बंद करके किसी चीज को स्वीकार करना अलग बात है, और किसी चीज को तर्क के आधार पर बकायदा समझना, उसकी एक वास्तविक व्याख्या और उसकी वास्तविकता को समझना एक अलग बात होती है। उसके लिए थोड़ी वो तो बुद्धि की जरूरत होती है। अगर हम आंखें बंद करके सिर्फ यस सर करके कहते हैं ना, हर तरह से उस शोषण को अगर हम बढ़ावा देंगे तो वो शोषण बढ़ता जाएगा। तो उसकी वास्तविकता को हमें समझने की आवश्यकता है। अगर हम उस वास्तविकता को समझ पाएंगे तो शायद हम बहुत सारी चीजें समझ पाएंगे। दूसरा नाटक में स्त्री मन की बुराइयों को उजागर किया है उन्होंने, और ऐतिहासिक नाटक में अमर सिंह राठौड़ है। सती चंद्रावली श्री दामा 1904 में अमर सिंह राठौड़ को विशेष प्रसिद्धि प्राप्त हुई। आपको पता है अमर सिंह भी वहीं के थे, उदयपुर के ही। फिर गोपाल राम गहबरी, देश दशा, सरकारी कर्मचारी धांधली किस प्रकार से करते हैं, एक लंबा इतिहास है इनका भी। जैसे को तैसा, विद्या विनोद है उनके नाटक। फिर नाटककार है जीपी श्रीवास्तव, इनका नाटक है, इनकी भी प्रहसन है, हमने कहा प्रहसन बहुत लिखी। उलट फेर, दूमदार आदमी, गड़बड़ जाला, कुर्सी में, न घर का न घाट का आदि है। पांडे बच्चन शर्मा, आपको पता है बड़े कहानीकार भी थे, बड़े उपन्यासकार भी थे, और बड़े नाटककार भी है। इन्होंने भी प्रहसन लिखे चार विचारे, उजबक आदि। फिर देखिए भारतीय युग में क्या था। भारतीय काल में ऐतिहासिक, पौराणिक और काल्पनिक कथाओं को विषय बनाकर बहुत कुछ लिखा गया। पहले कहने की दौर था वो, जब प्रेमचंद तक वो सारी चीजें चलती रही तो फिर उसमें कौन सी बड़ी बात है। क्योंकि मैंने कहा कि समाज में एक आधुनिक नई चेतना आने में समय लगता है, और इस तथ्य को समझने की आवश्यकता है। आज भी आप अपने गाँव की यात्रा करेंगे, समझेंगे, तो गाँव में जो पुराने बड़े पढ़े लिखे बुजुर्ग हैं, वो उसी प्रकार की बात करते हैं, इसी प्रकार की कहानियां सुनाएंगे आपको। तो आपको लगेगा कि जैसे आप उसी दौर की कोई कहानी सुन रहे हैं, जबकि आप आज की कहानी, आज की कथा कहने का तरीका, हर चीज कितनी कुछ बदल चुका है। लेकिन जब समाज में उस चेतना का स्प्रेड, वो चेतना नहीं पहुंचती है, हम शिक्षा और एजुकेशन उन तमाम चीजों से परिचित नहीं होते हैं, तो फिर हम उस पुरानी चेतना के आधार पर ही अपने आप को संचालित कर रहे होते हैं। और जब हम उस पुरानी चेतना के आधार पर ही अपने आप को संचालित कर रहे होते हैं, तो हमारी सोच, हमारा नैरेटिव उसी प्रकार का बनता है। तो भारतेंदु के यहाँ भी ये होता है। फिर देखिए राष्ट्रीय गौरव था, अतीत गौरव था, वो सारी चीजें उनके नाटकों में नजर आती है। प्रहसन हमने बताया, बहुत सारी चीजें नजर आती है, उन सारी चीजों को लेकर वो बात करते हैं। फिर आलोचना, समालोचना, अंतर्द्वंद को दर्ज करते हैं। तो इस तरह से एक महत्वपूर्ण चीजें हमारे यहाँ पर भारतेंदु की नजर आती है। और भारतेंदु के बारे में रामविलास शर्मा लिखते हैं कि भारतेंदु जी ने अपने मौलिक और अनुदित नाटकों के जरिए एक साथ कई काम किए। उन्होंने नाटकों के माध्यम से नई हिंदी को लोकप्रिय बनाया, फारसी रंगमंच का विरोध किया तथा प्राचीन नाटकों का उद्धार किया। फारसी रंगमंच की परंपरा चलती थी, इसमें बड़ा सिर्फ गाली गलौज और मस्ती बहुत होती थी उसके अंदर, है ना, मतलब कोई सामाजिक कंटेंट को लेकर के बात कम होती थी और बाकी चीजें उसमें ज्यादा चलती थी, तो उसका उन्होंने विरोध भी किया। लेकिन ये भी है कि वहां से बहुत कुछ सारी चीजें सीखी भी उन्होंने, और अपने नाटक को और अपनी नाटक की जो परंपरा है उसको कैसे मौलिक बनाया जा सकता है, उसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, उस लिहाज से भी भारतेंदु समझे कि बहुत सारे काम करते हैं। और भारतेंदु जो बहुत सारे काम करते हैं, तो वो जो भारतेंदु का जो योगदान रहता है, भारतेंदु की जो महत्ता रहती है, उसके आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। अब भारतेंदु जी के बाद हम सीधा आते हैं डायरेक्ट प्रेमचंद के ऊपर, जयशंकर प्रसाद के नाटकों पर। आपको मालूम है प्रसाद भी बड़े कवि भी हैं, नाटककार भी हैं, लेखक भी हैं, चिंतक भी हैं, और छायावाद काल के बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाकार हैं। तो उनका जो नाटकों का समय है 1900 से 1950 का माना जा, मतलब डिफाइन किया इन्होंने। बाकी प्रसाद का जन्म 1890 में होता है और 1937 में उनकी मृत्यु हो जाती है। प्रसाद को भी बहुत छोटी जिंदगी मिली थी, लेकिन प्रसाद उस छोटी जिंदगी में भी बड़े कमाल कर जाते हैं। ठीक है। गोपाल राय जो बड़े आलोचक है, उनके बारे में क्या लिखते हैं कि प्रसाद जी की कठिनाई यह थी कि वे जिस प्रकार के नाटक लिखना चाहते थे, उनके अनुरूप रंगमंच हिंदी में नहीं था। हिंदी का शौकिया रंगमंच नितांत अविकसित था। फलतः प्रसाद ने साहित्यिक रंगमंच की शुभ कल्पना की, और इस मानसिक रंगमंच की पृष्ठभूमि से ही आपने नाटक लिखे। प्रसाद जी अपने काल्पनिक रंगमंच को व्यावहारिक रूप नहीं दे सके, जिसका परिणाम ये हुआ कि उनके नाटक अन्य सभी दृष्टियों से उत्कृष्ट होने पर भी अभिनय की दृष्टि से सफल नहीं हो पाए, है ना। मतलब प्रसाद के नाटकों पर बार बार आरोप लगा कि मंचन करने में बहुत ज्यादा इसमें कठिनाई आती है, क्योंकि उनमें इस प्रकार के बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नजर आते हैं। और एक जो मैंने कहा ना कि रंगमंच की उस तरह की परंपरा हमारे यहाँ पे थी नहीं ना, तो प्रसाद को एक मौलिक अपनी खुद की रंगमंच की जो पूरी परंपरा थी उसकी कल्पना करनी थी।
और जब प्रसाद वो सारी चीजें करते हैं तो जाहिर सी बात है आप नया सोचेंगे, नया विचार करेंगे, तो उसमें एक नया रास्ता बनाने में तो बहुत सारी परेशानी आती ही और आनी ही है, क्योंकि उस तरह की पीढ़ी आपके पास नहीं होगी, आपके विचारों को समझने वाले लोग नहीं होंगे। तो उस दृष्टिकोण से उस नई जनरेशन को, नए विचार को जोड़ने के लिए जो पुराने विचारों का जो तांता था होगा या फ्लो होगा, उसको भी तो तोड़ना पड़ेगा, उसको भी तो डिसरप्ट करना होगा आपको ना। और जब उसको डिसरप्ट करने की आवश्यकता होगी तो उससे बहुत सारी चीजें अपने आप होगी। प्रसाद जी ऐतिहासिक नाटककार माने जाते हैं। हमने कहा नहीं, प्रसाद इतिहास में बहुत ज्यादा जाते हैं, चाहे कविता हो, चाहे कहानी हो, चाहे बाकी चीज, सब में जाते हैं इतिहास में, नाटक हो। उनका इतिहास से एक बहुत गहरा लगाव रहा है, और इतिहास को किस तरह से आधुनिक संदर्भ में, आधुनिक कंटेंट में लगातार डिफाइन करते हुए नजर आते हैं वो। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही सिर्फ बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो उस लिहाज से भी समझने की आवश्यकता है। और देखिए विशाख जो नाटक है उसमें क्या बोलते हैं वो, मेरी इच्छा भारतीय इतिहास के अप्रकाशित अंश में से उस प्रकांड घटना का दिग्दर्शन कराने की है जिन्होंने हमारी वर्तमान स्थिति को बनाने का बहुत कुछ प्रयत्न किया था। मतलब इतिहास के वो पक्ष, इतिहास की वो चीजें जिनसे हमारा वर्तमान एक एक नए फ्लेवर में, एक नए कलेवर में हमारे सामने आता है। प्रसाद उसको बार बार मॉडिफाई करने का प्रयास करते हैं, और ये अपने आप में अद्भुत है। देखिए इतिहास को किस तरह से डिफाइन करते हैं बहुत बड़ी बात है। बाकी हम इतिहास की जड़ और अनुपयोगी व्याख्या भी कर सकते हैं। देखिए उनके बहुत सारे नाटक हैं, उसमें विशाख है 1921, अजातशत्रु 22, कामता 1924 जो बाद में 27 में फिर प्रकाशित हुआ, जन्मेजय का नागयज्ञ 26, स्कंदगुप्त 28, एक गूढ़ 1930, चंद्रगुप्त 1931, ध्रुव स्वामिनी 1933, तो उनके प्रमुख नाटक माने जाते हैं। ठीक है, ध्रुव स्वामिनी आपको पता ही, स्त्री, वो हमारे पाठ्यक्रम में भी शामिल रहता है, हम पढ़ते रहते हैं। स्त्री के स्वाभिमान की कहानी किस प्रकार से कह रहे हैं प्रसाद। और देखिए प्रसाद के जो सारे नाटक है कौन से इतिहास के, मुस्लिम मुसलमानों के हिंदुस्तान में आने से पहले का जो इतिहास है उस इतिहास में जाते हैं वो, मध्यकालीन इतिहास में नहीं जाते प्रसाद। और रामायण उनकी पता ही आपको, वो तो सब सबसे प्राचीन इतिहास, इतिहास से भी पहले की कहानी को हमारे सामने अभिव्यक्त करती है। तो उस लिहाज से भी समझने की आवश्यकता है। फिर मेरे इस जीवन में देवता और उस जीवन में प्राप्त क्षमा, स्कंदगुप्त के बाद नाटक में क्या कहते हैं, देवसेना कहकर उसके विवाह प्रस्ताव को ठुकरा देती है। कहा कि विवाह और प्रेम एक बहुत पुराना विषय रहा है हमेशा ही, और एक बड़ा द्वंद रहा है कि विवाह श्रेष्ठ है कि प्रेम श्रेष्ठ है, किस प्रकार की चीजों को चुना जाए। मोहन राकेश के नाटकों में भी आता है। गोदान में पढ़ रहे थे हम, मेहता और मालती के यहाँ भी द्वंद चलता है। वहाँ बाद में मेहता और मालती एज ए फ्रेंड रहते हैं, विवाह नहीं करते हैं। फिर आषाढ़ का एक दिन में हम पढ़ रहे थे,